सभी को नमस्कार। परीक्षाओं के दिन आए नज़दीक, आओ कर लें हम अपनी तैयारियों को तस्दीक। शेष समय का कर लें हम सार्थक प्रयोग, तो बदल सकते हैं अपनों की तकदीर। जी हाँ, अगर हम शेष समय का सार्थकता से प्रयोग कर लेते हैं तो न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की तकदीर भी हम बदल सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 व 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले उन उप विषयों पर चर्चा करूंगा जो आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ दोनों कक्षाओं के बच्चों को बताना चाहूँगा कि हिंदी विषय के अंतर्गत हमारे परीक्षा में लगभग 15 से 16 प्रश्न या फिर ये कहें कि अंक हिंदी व्याकरण से आते हैं। अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ के साथ तैयारी करें तो मान के चलिए ये 16 अंक हमारी जेब में हैं। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण उपविषय हैं। विकारी अविकारी शब्दों की जानकारी। सभी बच्चों को विकारी अविकारी शब्दों की जानकारी अवश्य हो। आपको पता हो कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। विकारी वे शब्द होते हैं जो अपना रूप लिंग वचन कार्य के अनुसार बदल लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा नाम को कहते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता है और ये 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया काम को कहते हैं। इन सभी की जानकारी आपको अवश्य हो। जहाँ तक अविकारी शब्दों की बात है तो अविकारी शब्द अपरिवर्तनशील होते हैं, इनको अभी भी कहा जाता है। ये अपना रूप लिंग वचन कार्य के अनुसार नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। वाच्य एवं उसके भेद। सभी बच्चों को वाच्य और उसके भेदों की जानकारी अवश्य हो। क्रिया के जिस रूप से हमें कर्ता, कर्म और भाव का बोध हो वह वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप सभी बच्चों को वाच्य की बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। हर परीक्षा में वाच्य से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वाच्य और उसके भेदों की गहराई से जानकारी प्राप्त करें। वाक्य एवं उसके भेद। जहाँ हिंदी की व्याकरण की बात हो और वाक्य की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सभी जानते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कार्य निहित होता है और विधेय में उद्देश्य निहित होता है। वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, हर प्रकार की परीक्षा में वाक्य से जुड़े प्रश्न इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। अतः हमें वाक्य की बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें परीक्षाओं में इससे जुड़े 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी करें वाक्य की। संधि एवं उसके भेद। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में पहला वर्ण स्वर होता है, व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होता है और विसर्ग संधि में पहला वर्ण विसर्ग होता है। अगर हमें परीक्षाओं में बेहतर अंक अर्जित करने हैं तो संधि की आपको सबसे ज़्यादा और प्रभावी रूप से तैयारी करनी होगी। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जहां संधि का अपना महत्व ना हो। हर प्रकार की परीक्षा में संधि के बारे अवश्य पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी में अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण कठिन उपविषय है तो वह संधि है। अतः संधि की अच्छे से तैयारी करें। समास और उसके भेद। जिस प्रकार संधि 2 वर्णों का मेल होती है, उसी प्रकार समास 2 शब्दों का मेल होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप रूप यानी कि छोटा रूप। संक्षेप रूप को समस्त पद कहा जाता है। बिखरे रूप को समास विग्रह कहा जाता है। समास के 2 पद होते हैं: पूर्व पद और उत्तर पद। इन्हीं पदों की प्रधानता के आधार पर समास की पहचान की जाती है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अविभाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है; तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है; द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं; और बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अतः परीक्षाओं में समास का भी विशेष महत्व है। अलंकार और उसके भेद। जहाँ संधि समास की चर्चा हो रही हो और अलंकार के न हो, ऐसा तो संभव नहीं है। अलंकारों का भी परीक्षाओं में विशेष महत्व है। हमें हमारे अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया होगा कि अलंकारों से कवि की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार एक नारी आभूषण धारण करती है और आभूषण धारण करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार भी कवि की सुंदरता बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। अलंकारों के बिना कवि फीका सा लगने लगता है। परीक्षाओं के नज़रिए से कुछ महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण अलंकार है, आदि की आप अवश्य तैयारी करें और बेहतर तैयारी के साथ ही परीक्षा में बैठें। अलंकारों से जुड़ा 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षाओं में अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए अलंकारों को भी अपनी समय सारणी में स्थान दें। छंद। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां छंद के बारे न पूछा जाए।
बात करें हमारी 10वीं कक्षा की, तो यहाँ भी छंदों के बारे अवश्य पूछा जाएगा और मुख्यतः 2 नंबर का प्रश्न छंद से जुड़ा अवश्य आएगा। इसलिए हमें छंदों की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ 10वीं कक्षा में 2 छंद पूछे जाएंगे, चौपाई और दोहा। इन दोनों की जानकारी हमें अवश्य हो ताकि 2 अंक हम अर्जित कर पाएँ। अन्य सहयोगी उपविषय। परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करने के लिए कुछ और शेष सहयोगी उपविषय बचते हैं, जैसे वचन है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, अयोगवा है, प्रत्यय, उपसर्ग आदि आदि। आपको इनकी भी अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। तो यहाँ हमने जाना कि आगामी परीक्षाओं में हमारी हिंदी व्याकरण से लगभग 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इनमें कवि परिचय, निबंध, पत्र लेखन को जोड़ दे तो कुल संख्या 31 बनते हैं। शेष हमारे 49 अंक बचते हैं और हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि भी शेष अंक अर्जित न कर पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर अर्जित करेंगे, न केवल पास होंगे बल्कि पूरे हरियाणा में उच्च अंकों के साथ प्रथम आएंगे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।